अध्याय 8। खलनायक अलग ढंग से सोचता है। अस्बेल परिवार की मेहनती नौकरानी एस्टन अपना काम खत्म कर रही थी। इस समय वह दिन के अपने आखिरी काम के बीच में थी, खिड़कियां धो रही थी। तभी उसे एक खुली खिड़की मिली। खिड़की शैल अस्बेल के कमरे की थी, इसलिए बिना देखे ही यह बताना आसान था कि खिड़की किसने खोली। मेरी हमदम, एस्टन ने शैल को देखा, जिसने अपना चेहरा लबादे से छिपा रखा था। शैल खिड़की से चढ़ रही थी। ओह ओह, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? शश, चुप रहो। शैल, जिसने एस्टन को चुप कराया, उसके चारों ओर देखा और कहा, किसी को मत बताना। हाँ, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। शैल द्वारा ऐसे धमकी भरे शब्द कहने के बाद वह आत्मविश्वास से ड्यूक की हवेली से बाहर निकल गई। चाहे वहां कितने भी गार्ड हों, उसके लिए चुपचाप बाहर निकलना संभव था क्योंकि हवेली का आकार बहुत बड़ा था। एस्टन चिंतित था, क्या मुझे इसे गुप्त रखना चाहिए जैसा कि लेडी शैल ने कहा। हालांकि ये शैल को खतरे में डाल सकता है। फिर उसने फैसला किया कि उसे क्या करना है। वह ड्यूक जेस्पेन से मिलने गई। खबर सुनकर ड्यूक जेस्पेन ने शैल की मंगेतर एरन को फोन किया। एक अंधेरी रात मैं अपने शरीर पर ठंडी हवा के झोंके के साथ चल रहा था। मेरे कांपते शरीर ने साबित कर दिया कि हवा कितनी ठंडी थी। मुझे ठंड में भी इधर उधर घूमना पड़ा, इसका कारण शैल था। एरन बेस्लेट, मेरी बेटी फिर से चुपचाप बाहर आ गई। ड्यूक जेस्पेन ने मुझे यही बताया था। इसलिए दुष्ट महिला ड्यूक की जानकारी के बिना और बिना किसी अनुरक्षण के आधी रात में बाहर चली गई। शैल अस्बेल परिवार का खून था, जिससे उसे बहुत नाराजगी हुई। हाल ही में उसे लगभग जहर दे दिया गया था। उस बारे में सोचते हुए मुझे नहीं पता था कि जब वह खलनायिका अकेली बाहर गई थी तो वह क्या सोच रही थी। तब ये स्पष्ट था कि ड्यूक, जो अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था, मुझसे क्या करने को कहेगा। मैं चाहता हूं कि आप गुप्त रूप से उसका पीछा करें और उसकी रक्षा करें। हाँ, यही आदेश था। यह एक आदेश था जिसने मुझे इतनी रात तक चलने पर मजबूर किया। तो मैं उसका पीछा कर रहा था और उसके पीछे चल रहा था। मैं उसका पीछा कर रहा था, बिना ये जाने कि यह सिर्फ एक आकस्मिक सैर थी या उसकी कोई मंजिल थी। यह अच्छा था कि उसने एक लबादा पहन रखा था जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। जब शैल सामान्य सड़क छोड़कर फूलों वाली सड़क पर चलने लगी तो मैंने उसका पीछा किया। मुझे समझ नहीं आया कि उसने फूलों के रास्ते से चलना क्यों चुना। आश्चर्य की बात है कि दुष्ट महिला को सुंदर फूल पसंद थे। जरा सोचिए, एक सवाल था जो मैंने उससे पहले पूछा था। क्या तुम्हें फूल पसंद हैं? हाँ, मुझे ये पसंद है। जिस प्रश्न का उत्तर मैं इसलिए दे पाया क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, उसने निष्ठापूर्वक उत्तर दिया। उस समय मुझे लगा कि वह उत्तर गलत होगा। क्या खलनायक का स्वाद जितना मैंने सोचा था उससे अधिक सामान्य था? ये सचमुच आश्चर्यजनक था, और निस्संदेह किसी भी तरह से खलनायकी ऐसी नहीं होगी। वह चलते समय सुंदर फूलों को रौंद रही थी। तुम निर्दोष फूलों पर कदम क्यों रख रहे हो? क्या यही कारण है कि तुम्हें फूल पसंद हैं? इसलिए नहीं कि वे सुंदर हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें रौंदना आसान है। यह एक ऐसा कारण था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसा कि अपेक्षित था, वह एक अलग सोच वाली खलनायिका थी। दुष्ट महिला फूलों को रौंदती रही और मैंने फूलों पर उपचार करने वाला जादू डाला और दुष्ट महिला का पीछा किया। तभी वह दुष्ट स्त्री अचानक रुक गई। ट्विटर ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बार उसने कुछ छोटे पक्षी देखे थे। छोटे छोटे पक्षी मधुर कलरव से चहचहा रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे। शैल चुपचाप छोटे पक्षियों को देख रहा था। क्या खलनायक को प्यारे पक्षी पसंद थे? क्या इस बार मुझे उस दुष्ट स्त्री का सामान्य स्वाद पता चलेगा? बेशक, इस बार भी नहीं। दुष्ट महिला लापरवाही से पक्षियों के बीच से गुजरी। उसके पश्चात से पक्षी डर गए और उड़ गए। फ्रूड, ड्यूक, पक्षी के पंखों की आवाज की सराहना करते हुए शैल ने अपना चलना जारी रखा। मैं ठीक से अनुमान नहीं लगा सका कि वह क्या कर रही थी। वह पहले फूलों को रौंदती थी, लेकिन अब उसने पक्षियों को भी ऐसा ही किया। यह एक अचूक दुष्ट महिला की छवि थी। दुष्ट स्त्री फिर रुक गई।
वह और क्या करेगी, लेकिन इस बार उसके सामने कुछ भी नहीं था और उसने अचानक अपने पीछे देखा। शैल मेरी ओर आ रही थी। उसने मुझे देख लिया था, इसलिए वह मेरे पास आए और बोली, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? यह एक संयोग था। हाँ, मैंने देखा कि तुम पहले मेरा पीछा कर रहे थे। मैं समझ गया। दुष्ट महिला जितना मैंने सोचा था उससे कहीं बेहतर थी। अब मेरा पीछा मत करो। मैं अपनी मंगेतर को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ, शैल फिर चुपचाप चलने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि मेरे हार मानने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि मैं इस तरह चुपचाप शैल का अनुसरण नहीं कर सका। तुम कहाँ जा रहे हो? यह एक रहस्य है। हालांकि उसने कहा कि यह एक रहस्य था, फिर भी वह एक गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। और अंततः मुझे पता चल गया, क्योंकि मैं वहां शैल का पीछा कर रहा था। तो मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, वैसे तुमने फूल को क्यों रौंदा? इससे पहले कि मैं तुम्हें भी रौंद दूं, चुप हो जाओ। दुष्ट महिला ने मेरी ओर घूरते हुए बर्बरतापूर्वक बात की। तुम्हें ऐसा करते समय बहुत सावधान रहना होगा। खलनायक ने मेरी बात भी नहीं सुनी और चली गई। तुमने प्यारे पक्षियों के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? क्या आप पक्षियों के बीच से नहीं गुजरे? यह अजबेल की डची है। वह जानकारी अचानक क्यों सामने आई? यहाँ की जमीन मेरी है, पक्षियों की नहीं। अच्छा ऐसा है। मैं आपके सोचने का तरीका समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने बोला और खलनायिका ने उत्तर दिया। यह आपकी ओर से सुनने में एक प्रशंसा की तरह लगता है। फिर मैंने कहा, आमतौर पर, सिर्फ इसलिए कि उनकी भूमि पर पक्षी हैं, लोग उनके बीच से गुजरने की जहमत नहीं उठाते। खलनायक चुप रहा। खैर, उसे एहसास हो गया होगा कि उसने जो कहा वह बकवास था। उसे बस मुझसे कुछ कहने की जरूरत थी। तुम मुझे कब बताओगे कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुक तुदुक। मेरे प्रश्न का उत्तर अचानक बारिश की आवाज और धीरे धीरे गिरती बारिश की बूंदें थीं। मैंने बर्फ के जादू से एक अस्थायी छाता बनाया। फिर मैं शैल के पास गया और उसे भी ढक लिया। हालांकि जैसा कि अपेक्षित था, खलनायक ने शिकायत की, दूर रहो, मैं अपने मंगेतर को बारिश में कैसे भीगने दे सकता हूँ? शैल ने दयालु होने से इनकार कर दिया, लेकिन मुझे कभी भी इस तरह की चीजें स्वीकार नहीं करनी पड़ेंगी। तो फिर मुझे बस उसे उस दयालुता के लिए प्रेरित करना होगा। आपके बाल अब पहले जैसे नहीं रहे। क्या ये वही बात है जो शैल ने मुझसे पहले कही थी? मैंने बर्फ का छाता उससे दूर लेते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप बालों के झड़ने से पीड़ित हैं। इसके बारे में सोचें, वे कहते हैं कि बारिश में रहना आपके बालों के लिए घातक है। फिर खलनायिका बारिश से बचती हुई चुपचाप मुझसे चिपक गई। आप क्या कर रहे हो? आपने पहले ही ऐसा कहा था। आप अपने मंगेतर को बारिश में भीगने कैसे दे सकते हैं? क्या तुमने मुझे पहले दूर रहने के लिए नहीं कहा था? निस्संदेह, उसके क्रोधित होने से पहले मैंने इसे वापस पहन लिया। बस उसने दोबारा शिकायत की, क्या आप इसे बड़ा नहीं कर सकते? बर्फ के जादू को बनाए रखना मुश्किल है, इसलिए ये सीमा है। बेकार, ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपको उस व्यक्ति से कहना चाहिए जिसने इसे आप पर डाला है। वैसे भी वह दुष्ट स्त्री स्वार्थी थी। तभी मुझे एक विचार आया, तो फिर आप स्वयं जादू क्यों नहीं सीख लेते? ये कष्टप्रद है। तुम बिल्कुल आलसी हो। खलनायक शैल ने जादू नहीं सीखा, यह मानते हुए कि वह इस दुनिया में जादू का थोड़ा बहुत उपयोग करना जानती थी, यह मेरे हस्तक्षेप के कारण रहा होगा। इसके अलावा, भले ही उसने उपन्यास में जादू सीखा हो, उसका स्तर उतना ऊंचा नहीं था। ठीक है, यदि आप किसी बुरे व्यक्तित्व वाली दुष्ट स्त्री के विरुद्ध बल प्रयोग करेंगे तो उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मुझे अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए मुझे क्रूर बल का प्रयोग करना होगा। चूंकि मैंने हस्तक्षेप किया था, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह अपनी कठिन परीक्षा से उस तरह उबर पाती जिस तरह से वह मूल रूप से उबर पाती थी। उसे जादू सिखाना मेरी पहली प्राथमिकता थी। जब मैं ये सोच रहा था, उसने अचानक झगड़ा शुरू कर दिया। तुम एक कुत्ते हो। यह अचानक क्या है? शैल ने मुझसे ऐसे भाव से बात की जैसे उसके पास कोई अच्छा विचार हो। हालांकि उसके शब्द उसके मुंह के उभरे हुए कोनों की तुलना में गंदे थे। बेवकूफ, दूसरा गंदा शब्द।
मुझे नहीं पता था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन मैं स्थिर भी नहीं रह सकता था। तुम एक कुतिया हो, पोह, क्या आप गाली देने के लिए और कुछ नहीं जानते? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास आपके जैसा गंदा दिमाग नहीं है। उसने उन शब्दों को सहन किया जो आमतौर पर उसे प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते थे। अजीब, दुष्ट स्त्री का धैर्य अचानक क्यों बढ़ गया? आखिर ये बला है क्या? मैं एक दुष्ट स्त्री थी जिसने ऐसे प्रश्न पर भी मेरा उपहास किया। सिर्फ तुम्हारा दिमाग ही नहीं, बल्कि तुम्हारा मुंह भी गंदा है। हाँ, यह अच्छा है। क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसे सवाल पर उसने अचानक अपने लबादे के नीचे छुपी एक चीज निकाली। वह उसकी मुट्ठी के आकार का एक कंचा था। ये संगमरमर था जो नीली जादुई ऊर्जा से दोलन करता था। इसका मतलब था कि उस पर जादू किया गया था। वह क्या है? वह मुस्कुराए और अपना हाथ संगमरमर पर रख दिया। तभी संगमरमर से एक ध्वनि प्रवाहित हुई। आप आलसी हैं, आप थोड़े च हैं, तुम्हारा दिमाग ही नहीं, तुम्हारा मुंह भी गंदा है। क्या तुम पागल हो गए हो? जो निकला वो मेरी आवाज़ थी। जो बातें मैंने पहले कही थी वो रिकॉर्ड हो गईं, और कंटेंट बहुत अच्छा नहीं था। क्या यह एक सर्प गोला है जो साल में केवल एक बार पाया जा सकता है? आप जब चाहे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। हेरफेर करना असंभव है। तो दूसरे शब्दों में, आपका काम खत्म हो गया। ये कहते हुए खलनायिका हंस पड़ी। ये सचमुच एक संकट था। कहानी खत्म, अलविदा।